टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जो संडे को हमने टेस्ट लिया था इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल 2021 तारीख को हमने जो ये टेस्ट कंडक्ट किया था, आज हम उसका पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो विदाउट फर्दर डिले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, for construction of independent bungalows prior approval of dash shall be obtained। ऑप्शंस हमारे थे दोस्तों, डिविजनल रेलवे मैनेजर, जनरल मैनेजर, एडीआरएम या पीसी। तो इसका आंसर दोस्तों है जनरल मैनेजर। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका पैरा 201 पॉइंट नंबर सी। इसके अंदर वर्क्स मैनुअल में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 पैरा 201 पॉइंट नंबर सी। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मल्टी स्टोरी क्वार्टर शाल ओनली बी कंस्ट्रक्टेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ लैंड कॉस्ट लैंड सेंसिटिव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट बंगलोज प्रायर अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर शाल बी ऑब्टेन, यानी जीएम का अप्रूवल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज। प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर, प्रिवेलिंग विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग व्यू एंड फीचर्स, और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो है ऑप्शंस जो हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, सही है। आपको रेफरेंस में आपको इसका दिखा देता हूँ, इसका रेफरेंस है इसी चैप्टर के अंदर पैरा 202 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज में ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग एक पॉइंट है। नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर, प्रिवेलिंग विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग व्यूज एंड फीचर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो है बिल्कुल सही है, इसलिए हमने ऑप्शन इसका लिया है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज एज पर IS कोड नंबर SP41 SNT 1987, four types of climatic conditions are mainly found in India. Option है hot and dry, hot and humid, warm and humid and cold। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं दोस्तों। इसके अंदर ये चारों के चारों सही है, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो पैरा 202 के अंदर ही आप इसे भी पाएंगे कि हमारे पास कितने टाइप है, 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मेनली फाउंड एज पर IS कोड नंबर SP41। हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड एंड कोल्ड। तो चारों के चारों यहाँ पर ये सही आंसर पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, planning of railway staff colonies in case of warm and humid climatic zone, identify correct statements। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये जो स्टेटमेंट दिए इनमें से क्या सही है। पहला हमारा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबव 40%। वार्म एंड ह्यूमिड के बारे में हम देख रहे हैं, वार्म एंड ह्यूमिड। वो तो क्या क्या कहा है, ह्यूमिडिटी इज अबव 40% एंड टेम्परेचर इज अबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड। विंडोज एरिया शुड बी 15 to 20%। और उसके बाद मीन रेल टेम्परेचर, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर डज नॉट राइज बियॉन्ड 32 डिग्री। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस बिटवीन 70 to 90%। ठीक है, तो ये यहाँ पर चार ऑप्शन है। तो इसके अंदर दोस्तों सही ऑप्शन जो है स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, पैरा 202 में ही हमें ये मिल जाएगा वार्म एंड ह्यूमिड के लिए। ठीक है, तो वार्म एंड ह्यूमिड के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमारा आता है हॉट एंड ह्यूमिड, ये भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ये देखें टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, देखो टेम्परेचर यहाँ पे क्या दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हुई है ना, अबव 40 एंड टेम्परेचर अबव 32 डिग्री। ये किसके अंदर है, ये आप देखिए यहाँ पर ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबव 40 एंड टेम्परेचर अबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है। और यहाँ पर हमने लिखा है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये हमारा जो है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ना ये गलत है, ये फर्स्ट वाला गलत है। बाकी को अभी हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, विंडोज एरिया बाकी सब ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आप यहाँ देखें तो ह्यूमिडिटी की बात हम करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या किया है
कि द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर डज नॉट राइज बियॉन्ड 32 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस बिटवीन 70 to 90%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ranges between 70 to 90%, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर डज नॉट राइज बियॉन्ड 32 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है यहाँ पर सही हो गए, ये भी सही है, ये भी सही। अब बचा विंडो एरिया के बारे में। विंडो एरिया के बारे में भी हम देख लेते हैं। विंडो एरिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विंडोज एंड फेनेस्ट्रेशंस में आप चले जाएं तो विंडोज एंड फेनेस्ट्रेशंस के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, सो एंड सो। यहाँ देखो, यहाँ पर हमको वो पॉइंट मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे थे। विंडो एरिया शुड बी 50 into 20% ऑफ फ्लोर एरिया। विंडोज एरिया शुड बी 50 into 20% ऑफ फ्लोर एरिया। ठीक है, तो 15 to 20% इसका आंसर हो गया। तो ये वाला भी पॉइंट हमारा दोस्तों सही होगा, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट वन वाज रॉन्ग। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनी से ही है कोल्ड क्लाइमेटिक जोन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। Cold climate occurs in mountainous regions and plateaus 800 to 1200 meters above sea level. Snowfall and rainfall is also heavy and mean daily temperature is 6 degrees or less. Glazing windows up to 25% floor area may be provided. Thin walls with insulation from inner side, that is 2.5 centimeter thick insulations are preferable. चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो है सही दिखाए जा रहे हैं। पैरा 202 के अंदर ही आपको मिलेगा कोल्ड क्लाइमेटिक जोन। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हमारा जो है कोल्ड क्लाइमेटिक जोन के अंदर हम अभी चलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कोल्ड क्लाइमेटिक जोन, द कोल्ड क्लाइमेट अकर्स इन माउंटेनियस रीजन्स एंड प्लेटू 800 to 1200 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा, दिस वन इज करेक्ट। पहला वाला तो सही हो गया। दूसरे में जाते हैं अभी हम लोग। The snowfall and rainfall is also heavy and mean temperature is 6 degrees is or less. स्नोफॉल रेनफॉल also है, मीन रिलेटिव डेली टेम्परेचर 6 डिग्रीज और लेस, ये भी सही हो गया। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसमें भी अभी हम लोग अगर विंडोज़ की बात करेंगे, विंडोज़ में हम थे ना, तो विंडोज़ में क्या कहा है, विंडोज़ एंड फेनेस्ट्रेशन ग्लेजिंग विंडोज़ अप टू 25% फ्लोर एरिया में भी प्रोवाइडेड ना, तो ये भी पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया, ग्लेजिंग विंडोज़ अप टू 25%। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात आती है कि इंसुलेशंस की। इंसुलेशन अभी देख लेते हैं ज़रा हम लोग, इंसुलेशन के बारे में क्या है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। वॉल्स के अंदर इंसुलेशन की बात आएगी तो वो थिन वॉल्स विद इंसुलेशन फ्रॉम इनर साइड 2.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन आर प्रीफर, है कि नहीं। तो थिन वॉल्स, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑल आर करेक्ट, इसलिए हमने इसको चूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, planning of railway staff colonies, identify correct statement. The water supply system should be designed on the basis of at least 200 liters per person per day, which include 45 liters for flushing requirement, due allowance being made for gardens. पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रुप्स ऑफ लैट्रिन्स और यूरिनल शुड नॉट बी लोकेटेड विद इन 45 meters ऑफ एनी well supplying drinking water. In the case of multi-storied buildings, garbage chutes may be provided with openings in each floor with arrangements for closing the openings. Gardens may be maintained in circulating areas through voluntary agencies or business houses on terms and conditions to safeguard the interests and rights of the railways. ये चार स्टेटमेंट है दोस्तों, ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है ना सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, पैरा 202 के अंदर ही आपको मिलेगा ये भी, है कि नहीं। तो ये मैं आपको दिखा देता, पैरा 202 के अंदर ही ये देखिए वाटर सप्लाई के बारे में है कि नहीं। तो वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन, यहाँ देखें आप, वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 200 लीटर पर पर्सन पर डे विच इंक्लूड 45 लीटर ऑफ फ्लशिंग ड्यू टू, देखो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये एक पॉइंट हमारा सही हो गया, वाटर सप्लाई वाला सही हो गया। फिर ग्रुप्स ऑफ लैट्रिन की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये वो भी हम देख लेते हैं। वेयर वाटर बॉस, एक मिनट, हाँ, ग्रुप्स ऑफ लैट्रिन और यूरिनल शुड नॉट बी लोकेटेड विद इन, देखिए ग्रुप्स ऑफ लैट्रिन वाला क्वेश्चन क्या है, विद इन 45 meters फॉर एनी वेल सप्लाइंग वाटर ना। तो अब यहाँ देखो ग्रुप्स ऑफ लैट्रिन्स और यूरिनल शुड नॉट बी लोकेटेड विद इन 50 meters ऑफ लिविंग क्वार्टर्स, 30 meters ऑफ एनी कुक हाउस और फूड स्टॉल एंड 45 meters ऑफ एनी वेल सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें ये 45 वाला था, तो ये बिल्कुल सही है।
ये आपने देख लिया कि दिस इज परफेक्ट। सो आपका ये वाला सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। नेक्स्ट थर्ड है, इन द केस ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गार्बेज शूट्स में बी प्रोवाइडेड विद ओपनिंग इन ईच फ्लोर विद अरेंजमेंट फॉर क्लोजिंग द ओपनिंग। डस्टबिन यानी गार्बेज शूट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि इन द केस ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, in the case of multi-storied building garbage chutes may be provided with opening in each floor with arrangement for closing the openings। तो this is again correct। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमने देखा कि सही है। नेक्स्ट है, गार्डन्स में भी मेंटेन इन सर्कुलेशन एरिया थ्रू वॉलंटरी एजेंसीज ऑफ बिजनेस हाउसेस ऑन टर्म्स एंड कंडीशन सेफगार्ड इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द रेलवेज। तो अभी गार्डन्स के बारे में भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये शेडी ट्रीज के अंदर, इसी के अंदर आपको मिलेगा, गार्डन्स में भी मेंटेन इन सर्कुलेटिंग एरियाज थ्रू वॉलंटरी एजेंसीज और बिजनेस हाउसेस ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द रेलवेज। ठीक है, तो दोस्तों ये भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही ठहरा। तो चारों के चारों यहाँ पर हमने देखा कि सही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स बिल्डिंग के क्या होंगे? एक है इजी मेंटेनेंस, सोशियो कल्चरल वेरिएबल, सेफ्टी एंड नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, नॉइस कंट्रोल एंड नेचुरल लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। ये चारों के चारों स्टेटमेंट दोनों यहाँ सही है। पैरा 203 में हमें इसके लिए चलना पड़ेगा। पैरा 203 है कि नहीं? तो बिल्डिंग शुड नॉट ओनली बी फंक्शनली सुटेबल बट ऑल्सो एस्थेटिकली प्लीजिंग, पीसफुल, suitable for to the inhabitants, economical to construct and easy to maintain। तो while designing the building the following factors should be considered: easy maintenance, socio cultural variable, फिर बाद में हमारा इसके अंदर नेचुरल वेंटिलेशन, नॉइस कंट्रोल, नेचुरल लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। इजी मेंटेनेंस, सोशो कल्चरल, सेफ्टी, नेचुरल लाइट, नेचुरल नॉइस कंट्रोल, नेचुरल लाइटिंग, एनर्जी, सारे के सारे पॉइंट आपने पाया कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। Building should be designed in such a way that energy requirement for cooling, heating, etc. should be the barest minimum। तो orientation of building along with ventilation is of prime importance। Solar energy is to be made use in two ways, one is by passive solar design and second by active solar design। ठीक है, तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग एक अलग से पॉइंट है हमारा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के अंदर। एनर्जी मैनेजमेंट इन बिल्डिंग, तो इसके अंदर आप देखें, बिल्डिंग देखिए पॉइंट 7.1 वाला है ना, ये वाला देखिए, बिल्डिंग शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग, हीटिंग एक्सेट्रा शुड बी द बेरेस्ट मिनिमम। फॉर दिस, as we discussed, the orientation of building along ventilation is of prime importance। So for minimizing energy requirement in a building, the solar energy made of use of this can be two ways, one is by passive side। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है हमारा, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हैज बीन स्प्लिट। तो ये चारों के चारों हमारे जो है, सॉरी तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। तो सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रॉम्ब वॉल इज अ नॉर्थ फेसिंग वॉल कवर्ड विद ग्लास स्पेस्ड फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम द वॉल। ये यहाँ पर ऑप्शन है। ट्रॉम्ब वॉल नॉर्थ फेसिंग वॉल है क्या? पैरा 203 के अंदर आपको ट्रॉम्ब वॉल मिल जाएगी, पैरा 203 में ही। थोड़ा हम पीछे चलते हैं। ट्रॉम्ब वॉल हमको चाहिए ना, तो ट्रॉम्ब वॉल आपको यहाँ मिलेगी, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, पैसिव सोलार हीटिंग के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा पॉइंट बी, थर्मल स्टोरेज स्ट्रेटजीज में ट्रॉम्ब वॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रॉम्ब वॉल क्या है। ट्रॉम्ब वॉल आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय ट्रॉम्ब वॉल। ट्रॉम्ब वॉल इज अ साउथ फेसिंग वॉल covered with glass spaced a few inches away from the wall। to confuse you I wrote north over here। हमने यहाँ पर नॉर्थ लिख दिया था, बट है क्या वो? साउथ है। क्या है वो? साउथ है। इस वजह से ये जो है हमारा जो स्टेटमेंट था, दिस इज नॉट राइट, इट इज एक्चुअली फॉल्स, इट इज फॉल्स। यहाँ अगर साउथ होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि हमने नॉर्थ लिखा था इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिफिशियल रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफर कैन बी डन यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या ये बात सही है या गलत है? आर्टिफिशियल रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज किया जा सकता है ग्राउंड वाटर एक्वीफर को, सही है या गलत? पैरा 204।
ये आप देखिए दोस्तों, ये पैरा 204 के अंदर पॉइंट सी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर देयर: रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर। दिस इज नथिंग बट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर बोलो, या सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर बोलो। दोनों के अंदर क्या है, सब सरफेस एक्वीफर को ही रिचार्ज किया जा रहा है। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज होल्डिंग गुड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग: रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज इन टैंक, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग सब सरफेस एक्वीफर। अगेन यहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको एक साथ आप जो है आपको मिल गया। ठीक है, तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वो जो आर्टिफिशियल रिचार्जिंग का यहाँ पे बेसिस है, आर्टिफिशियल रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एक्वीफर। ठीक है ना, तो ये हमारा रेफरेंस में आपको दो दो रेफरेंस मैंने दे दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एन अबैंडन हैंड पंप इज यूज्ड फॉर एज रिचार्ज स्ट्रक्चर। एक स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग्स हैविंग रूफ एरिया ऑफ अप टू 150 स्क्वायर मीटर। Rooftop rainwater water is fed to the hand pump through 100 diameter pipe. Water fed in the rainwater harvesting structure should be silt free. तो यहाँ पर जो है टोटल चार स्टेटमेंट है, ए बी सी डी। तो इनमें से जो है अलग अलग ऑप्शन हमने ले रखे हैं, तो इसमें से सही क्या है? पैरा 204.C 6.2, पैरा 204C, इसके अंदर 6 पॉइंट कितना है, 6.2 में जाना है ना। तो वी आर इन 6.1 एंड देन 6.2। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है रिचार्ज के बारे में, क्या बोला यहाँ पर? देखिए यहाँ पे 6.2 रिचार्ज थ्रू अबंडन हैंड पंप। In this, abandoned hand pump is used for as recharge structure. It is suitable for buildings having rooftop area up to 150 square meter. Roof rain-top water is fed out to the hand pump through 100 dia pipe. Water fed in the rainwater harvesting should be sealed free. ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। यू कैन सी ऑल द स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर देयर, है कि नहीं? तो आप यहाँ देखें, तो अबांडन हैंड पंप में जो है रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। रूफटॉप एरिया 150, रेन वाटर का डायमीटर जो है पाइप का 100 और वाटर फेड इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी सिल फ्री। तो जो है ये सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट है आंसर, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचार्ज थ्रू शाफ्ट्स। Recharge through shafts method is suitable where shallow aquifer is located below clayey soil. It is made for buildings having rooftop area between how much? 500 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 5000 और 5000 to 8000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो रिचार्ज थ्रू शाफ्ट के लिए तो आंसर है 2000 टू 5000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आपको पैरा 204 सी में 6.5 में इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख लें, बिल्कुल रिचार्ज थ्रू शाफ्ट, ये हमारी जो टेक्निक है रिचार्ज थ्रू शाफ्ट, इसमें आप देख सकते हैं it is very much clearly shown over here. This method is suitable where shallow aquifer is located below clay soil. It is used for buildings having rooftop area between 2000 to 5000 square meter. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये एक डायग्राम दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। देर इज अ डायग्राम ओवर हियर। अब इसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दिस इमेज फॉर रेन वाटर RWH यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस डायग्राम को आप देखें और इसको पहचानें। ऑप्शन है रिचार्ज थ्रू अबांडन ओपन वेल, रिचार्ज थ्रू रिचार्ज ट्रेंच, रिचार्ज थ्रू शाफ्ट या रिचार्ज ट्रेंच विद बोर। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ये तो यहाँ आप देखेंगे ट्रेंच दिखाई दे रहा है, बोर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए दिस इज बोर, देखो ये टैंक बना है, यूजी टैंक है, उसके अंदर क्या है, बोर किया गया है कि नहीं, रिचार्ज करने के लिए। यानी इस टैंक में पानी भरा जाएगा, फिर बाद में इससे धीरे धीरे इसको जो बोर के थ्रू रिचार्ज किया जाएगा, ये टेक्निक है। तो ये हमारा आंसर है रिचार्ज ट्रेंच विद बोर। ट्रेंच भी दिख रहा है, बोर भी दिख रहा है, तो रिचार्ज ट्रेंच विद बोर। मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूँ जरा।
आप देखिए यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स है थ्रू रिचार्ज पिट, इसका डायग्राम आपने देख लिया, उससे मैच नहीं कर रहा। रिचार्ज थ्रू अबांडन हैंड पंप, या हैंड पंप है वहाँ हैंड पंप नहीं था, वो भी नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, रिचार्ज थ्रू अबांडन ओपन वेल, ये भी नहीं है। रिचार्ज थ्रू रिचार्ज ट्रेंच, वो भी नहीं है। रिचार्ज थ्रू शाफ्ट, ये भी नहीं है। रिचार्ज थ्रू ट्रेंच ना, रिचार्ज ट्रेंच विथ बोर, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर यहाँ पर बैठ गया, रिचार्ज ट्रेंच विथ बोर, द सेम थिंग इज देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑल वुड वर्क्स इन इंपॉर्टेंट रूम्स एंड बाथरूम्स इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी शुड बी पेंटेड बफ, ब्राउन, व्हाइट और ब्लैक। क्या कहा है, हॉस्पिटलों के बाद देखो कि ऐसा चीजों को कैसे हम लोगों को स्कीम कैसा करना है, देखिए स्क्रीन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑल वुडवर्क्स इन इंपॉर्टेंट रूम्स एंड बाथरूम्स की बात हो रही है, और वो भी कहा हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज में हो रही है। तो उनके जो वुडवर्क लकड़े पे कौन सा पेंट करेंगे, बफ कलर करेंगे, ब्राउन करेंगे, व्हाइट करेंगे या ब्लैक करेंगे। पैरा 208 में आपको इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं, पैरा 208 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग, वॉल सरफेस एंड कलर ऑफ वुड एंड स्टील वर्क इन जनरल। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज के बारे में हमने बात की, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रूम्स के बारे में बात हो रही है ना, और उसमें भी वुड के बारे में। देखो हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रूम्स एंड बाथरूम है, उसके अंदर भी वुड वर्क, तो ऑल वुड वर्क शुड बी इन वाइट कलर, सफेद कलर से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोरिंग्स इन क्वार्टर टाइप 3, यानी कि टाइप 3 क्वार्टर जो होगा उसके अंदर फ्लोरिंग कैसी हो, मोजाइक हो, विट्रीफाइड मार्बल फ्लोरिंग या सीमेंट कॉन्क्रीट। पैरा 208 पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो पैरा 208 पॉइंट नंबर 2, तो ये है अनइम्पॉर्टेंट रूम, ये सारे के सारे। इसके अंदर आप देखिए क्वार्टर टाइप 4 एंड अबव एक दिया, और क्वार्टर 4 बिलो दिया। फ्लोरिंग की बात चल रही है तो टाइप 3 के लिए बोला है ना, टाइप 3, तो फ्लोरिंग क्वार्टर्स बिलो टाइप 4 क्या है, फ्लोरिंग सीमेंट कंक्रीट, तो हमने इसके लिए यहाँ पर ले लिया सीमेंट कंक्रीट द आंसर फॉर दिस। स्टाफ कैंटीन्स के बारे में बात हो रही है। द किचन सर्विंग एरिया, डिश वॉशिंग प्लेस, डाइनिंग हॉल, मार्बल चिप फ्लोरिंग, एंटीसेप्टिक सिरेमिक फ्लोरिंग इन हाइट ऑफ द, ये देखो एक स्टेटमेंट हो गया। जो the kitchen and the dining area should be whitewashed at close intervals to prevent accumulation of soot, etc. And exhaust fan should be provided in the kitchen as per the requirement. In case the kitchen is provided in a building with high ceiling, like roof truss or false ceiling with fireproof material, gypsum board, etc., may be provided so that the problem of having to clean dust, cobweb, etc. at places not easily accessible is avoided। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट सही बता रहा है, पैरा 208 पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो पैरा 208 पॉइंट नंबर 2 स्टाफ कैंटीन के बारे में, तो किचन एरिया सर्विंग वॉशिंग प्लेस मार्बल, डाइनिंग हॉल मार्बल चिप फ्लोरिंग और एंटी स्लिपरी सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग एंड मोजाइक और सिरेमिक टाइल्स डैडो ऑफ 1200 mm इन हाइट ऑन द वॉल्स ऑफ लाइट कलर, ये ले लिया, ये भी सही है। किचन एंड डाइनिंग एरिया शुड बी व्हाइट वॉश एट क्लोज इंटरवल टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सूट एटसेट्रा, एंड एग्जॉस्ट फैन शुड बी प्रोवाइडेड इन द किचन एज पर द रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। इनके द किचन इज प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग विद हाई सीलिंग, तो ये वाला भी हमारा सही है कि कॉबवेब वगैरह डेवलप ना होने पाए, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मटेरियल्स अवेलेबल इन मार्केट में बी यूज्ड इफ फाउंड सुटेबल फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, contractability and aesthetic with the approval of concern senior scale officer, J grade officer, SA grade officer या HA grade officer। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस है, आपको दुकान आंसर है SAG यानी SA ग्रेड ऑफिसर, उसका रेफरेंस है पैरा 209 के अंदर, पैरा 209। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ पैरा 209, यूज ऑफ न्यू मटेरियल। New material available in the market may be used if found suitable from the consideration of cost, contractability and aesthetics with the approval of concerned SAG officer। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस मिल गया SAG। ठीक है, तो दिस वन इज द आंसर, SAG ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रुप डी स्टाफ कैन बी अकोमोडेटेड इन सबॉर्डिनेट रेस्ट हाउस, क्या ये सही है या गलत है? ग्रुप डी स्टाफ को सबॉर्डिनेट रेस्ट हाउस में अकोमोडेट किया जा सकता है, इस स्टेटमेंट को बताना ये सही है या गलत है। तो पैरा 211 में हमको जाना पड़ेगा, पैरा 211 रेस्ट हाउस, officers rest house should be separated from the subordinate rest house, provision should be made for dormitory accommodation for group D staff। तो क्या कहा है, क्या कहा है,
रेस्ट हाउस बोला है नहीं, क्या कहा है, डॉर्मेट्री अकोमोडेशन टू द ग्रुप डी स्टाफ। तो इसका मतलब क्या, उसको डॉर्मेट्री दी जाएगी, ना कि उसको जो है सबऑर्डिनेट रेस्ट हाउस वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है कि दिया जा सकता है, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे रेस्ट हाउसेस शुड नॉट बी अलॉटेड टू नॉन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डैश व्हेन देयर विजिट्स आर नॉट कनेक्टेड विद रेलवे वर्किंग। रेलवे के जो रेस्ट हाउस होंगे नॉन ऑफिशियल्स को ना दिए जाए, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो, इनमें से कौन है कि चाहे वो अगर रेलवे से रिलेटेड कोई विजिट नहीं है तो, क्या वो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है, एमपी के बारे में बात हो रही है, एमएलए के बारे में बात है, तो पैरा 212 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, पैरा 212 अलॉटमेंट ऑफ रेस्ट हाउस। क्यों, तो रेस्ट हाउस के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये लाइन देखिए, रेलवे रेस्ट हाउस शुड नॉट बी allotted to non-officials including members of parliament when their visits are not connected with railway, यानी कि एमपी के बारे में बात हो रही है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पैरा 212 में आपने देख लिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन ऑफ रेस्ट हाउस बाय फैमिलीज ऑफ रेलवे ऑफिसर्स। द ऑक्यूपेशन ऑफ रेस्ट हाउस बाय फैमिलीज ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, ये हेडिंग है, इसमें क्या कहा है, अर्निंग और मैरिड चिल्ड्रन और क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द रेलवे ऑफिसर्स व्हेन accompanying him either on duty or on leave may be permitted to stay in the rest house on payment of charges to be fixed by the railways in consultation with the dash senior DPO, senior DAO, ADRM या FANCAO। ये जो हमारे जो चार ऑप्शन है आंसर FANCAO, पैरा 212 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अर्निंग और मैरिड चिल्ड्रेन, earning or married children or close relatives of the railway officers when accompanying him either on duty or on leave may be permitted to stay in the rest house on payment of charges to be fixed by the railway in consultation with the FA and CAO, FA and CAO। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया FA and CAO रेफरेंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 22, when the officer is staying in rest house with proper permission at his headquarters, when the officer is staying in a rest house with proper permission at his headquarters station, he is being permitted to use it as a residence। एक चीज तो इसको उन्होंने डिफाइन कर दिया, आगे क्या कहा जाता है, therefore whenever he proceeds on duty, इसीलिए whenever he proceeds on duty the rest house continues to be residence of his for his family, है कि नहीं, यानी कि तब जब भी वो ड्यूटी करने के लिए जाता है तो रेस्ट हाउस जो है उसका फैमिली के लिए क्या है, एक फैमिली रेसिडेंस की तरह होगा। स्टेटमेंट सही है या गलत, पैरा 212.1D। ठीक है, when the officer is staying in a rest house with proper permission at his headquarters he is being permitted to use it as residence, therefore whenever he proceeds on duty the rest house continues to be residence for his family, उस फैमिली के लिए घर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 23, members of ZRUCC and DRUCC, zonal railway users consultant committee, divisional railway users consultant committee including members of parliament attending meetings of respective committee or participating in conducting tours organized by the railway can be provided accommodation in rest house with a nominal charge। ये स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है, तो हमने यहाँ पे लिया है कि ये गलत है। ठीक है, तो पैरा 212 पॉइंट नंबर 2 में जरा हमको देखना पड़ेगा। मेंबर्स देखिए, आप यहाँ को यहीं पे मिल गया हमको आंसर, मेंबर्स of the ZRUCC and DRUCC including members of parliament attending meetings of respective committee or participate in conducted tours organized by the railway can be provided accommodation in rest house free of charge, यहाँ पर मेंशन किया, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, विद नॉमिनल चार्ज, तो बिल्कुल गलत होगा, फ्री ऑफ चार्ज की बात हुई थी इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, रेलवे रेस्ट हाउस कैन बी allotted to the officers and staff of CRIS on payment of normal charges applicable to railway staff on duty if rest house is not required by railway officers or staff। एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा क्या कहा है, द staff of CRIS are solely engaged in specific assignments in development and implementation of OS project on production of certificate to this from the employer। तो इसके अंदर से सही कौन सा है,
तो कहा है कि दोनों ही सही है, तो पैरा 212.3। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया ये, रेलवे रेस्ट हाउस कैन बी अलॉटेड टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ Chris on payment of nominal charge applicable to railway staff on duty if rest house is not required by railway officer staff, and also the staff of Chris are solely engaged in specific assignment in development or implementation of OIS project on production of certificate to this effect from their employer। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो both the statements over here are correct। Question number 25, railway rest house and restroom can be allotted to non-railway government officers on tour। नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी दिया जा सकता है रेलवे रेस्ट हाउस। द रेस्ट हाउस शुड बी बुक्ड नॉट अर्लियर देन डैश इन एडवांस ओनली इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय रेलवे ऑफिसर्स। यानी कि अगर कोई नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसको रेलवे रेस्ट हाउस दिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन उसके लिए ये है कि अगर रेलवे ऑफिसर्स को नहीं चाहिए होगा और बुकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं करेगा। आई एम सॉरी, बुकिंग बहुत एडवांस में नहीं करेगा, बल्कि वो उसके लिए पूछा कि कितना दिन पहले नहीं कर सकते, नॉट अर्लियर देन 2 months, 1 month, फोर्टनाइट और वीक। तो 1 month इज द आंसर। तो पैरा 212.5, पैरा 212.5। आप यहाँ पर देखिए, द रेलवे रेस्ट हाउस कैन बी अलॉटेड टू नॉन रेलवे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन टूर। रेस्ट हाउस शुड बी बुक नॉट अर्लियर देन 1 month इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में बुक करना है, तो 1 month हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएमएस बिल्डिंग्स इन रेलवे प्रीमाइसेस। आरएमएस बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड by the railways according to the approved design plan to be final after mutual discussion between the railway administration and postal authorities। एक स्टेटमेंट है। फिर दूसरा है, फंड्स फॉर दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट इन इंस्टॉलमेंट इक्विवेलेंट टू द एंटिसिपेटेड outlay during the particular year। As regards carrying out vertical extension to the existing RMS building constructed at the cost of and owned by the railways, such extensions will be carried out as a deposit work at the cost of postal department। The ownership of such vertical expansion will vest with the postal department। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पैरा 214 में आपको इसका रेफरेंस दिया है, पैरा 214। ठीक है, नहीं तो आरएमएस बिल्डिंग्स विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द रेलवेज अकॉर्डिंग टू द अप्रूव डिजाइन एंड प्लान, ये भी हो गया। फंड फॉर दिस विल प्रोवाइड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, वो एंटिसिपेट आउटले, वो भी हो गया। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल चार्ज। देखो ये 2 पॉइंट तो सही हो गए, पहले दो तो सही हो गए। कौन से? ये और ये। वर्टिकल एक्सटेंशन की अब बात चल रही है ना, तो वर्टिकल एक्सटेंशन के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। वर्टिकल एक्सटेंशन के बारे में कहाँ बात हो रही है? लेट अस सी। ये तो लैटरल एक्सटेंशन के बारे में बात हुआ है। देखो अभी यहाँ पर देखो है, as regard carrying out vertical extension to the existing RMS building constructed at the cost of owned by railway, such extension will be carried out as deposit work at the cost of postal department। The ownership, आगे क्या कहा है? The ownership of such vertical expansion will vest with the postal department। तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमने पाए कि सही है। इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 and 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टर्स for GRP on the land so lease is to be done by the state government out of their own fund. While leasing land, it should be enjoined on state government that they construct the quarters within a specified time span. Failing with the land will revert back to the railways। ये स्टेटमेंट कैसा है ये पूछा है, पैरा 216.2b। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन क्वार्टर फॉर जीआरपी ऑन द लैंड सो लीज इज टू बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर ओन फंड्स। While leasing land, it should be enjoined on state government that they construct the quarters within a specified time span. Failing with the railway, the land with failing which the land will revert back to the railways। स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, addition and alteration to standard type quarters should not be carried out without the prior approval of whom? DRM, चीफ इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर। तो आंसर यहाँ दिया है चीफ इंजीनियर, पैरा 218 पॉइंट नंबर सी। The addition and alteration to standard type quarters should not be carried out without the prior approval of the
चीफ इंजीनियर, तो चीफ इंजीनियर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द सेक्शन इंजीनियर वर्क शुड सेंड अ रिटर्न ऑन बिल्डिंग्स लाइंग वेकेंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। SSC work should send a return on buildings lying vacant at the end of every month through AEN to DN to AEN to DN, सब क्या है, तो आंसर थ्रू AEN to DN है। पैरा 223 पॉइंट नंबर ए। देखिए दोस्तों, पैरा 223 वेकेंट रेलवे बिल्डिंग, एज फार एज पॉसिबल नो रेलवे क्वार्टर शुड बी अलाउड टू रिमेन अनऑक्युपाइड। द सेक्शन इंजीनियर वर्क शुड सेंड अ रिटर्न ऑन बिल्डिंग्स लाइंग वेकेंट at the end of every month through the AEN to the division engineer who will take necessary steps in regards to their occupation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थ्रू AEN टू DN हो गया हमारा आंसर, ये आपने देख लिया। इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन, colony committees should be formed in big colonies having more than 500 quarters normally, 1500, 1000, 2000, तो आंसर इसका है 1000। पैरा 225B2, पैरा 225B2 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा 225B1B2। colony committees should be formed in big colonies having more than, colony committees should be formed in big colonies having more than 1000 quarters normally। तो ये आपको रेफरेंस इसका भी हमने आपको दे दिया। तो सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टोटल 30 क्वेश्चंस। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अभी हमारा जो है रिपब्लिक सेल चल रहा है। अगर आप लोग इच्छुक है कि आप जो है LDC जेई या LDC AEN की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पे से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है चैनल का लिंक मिल जाया करेगा। आपने ये पेपर भी दिया होगा, तो दोस्तों आप जो है 26% ऑफ जो है कोर्स वैल्यू के ऊपर है, प्लस 2600 का एक रिपब्लिक 26 करके कोड भी है। तो आप इसको भी लेकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे साथ जो है पूरे की पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।